नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं नीरज कुमार। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को मैं मैथ्स और साइंस की क्लासेस लेता रहता हूं, तो मैं लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर पढ़ाया था। ठीक है, आज उसी क्लास 9th का ही एक चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग पढ़ेंगे कि एटम क्या होता है, कैसा स्ट्रक्चर है, कैसे उसकी डिस्कवरी हुई, कैसे अलग अलग लोगों ने एटम्स का मॉडल हमारे सामने प्रेजेंट किया और उसमें क्या फेल हुए, कितने लोग पास हुए और ऐसी कौन सी मॉडल है जिसको हम सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने से पहले एक जनरल सी बात है, ठीक, कि एटम ये नाम आया कहाँ से, ये शब्द हमको मिला कहाँ से। ठीक है, तो ये जानने के लिए हमें चलना होगा आज से करीब 500 साल पीछे। ठीक है, और 500 साल पीछे भी भारत के लोगों का ही योगदान है कि ये नाम हमें मिला है। ठीक है, भले इसको इंग्लिश में लोग अलग अलग नाम दे, क्रेडिट अलग कंट्री को देते हों, वो सब बात की बातें हैं, लेकिन जो सोच होता है उस फील्ड में जो थिंकिंग होती है वो स्टार्ट कहाँ से हुई थी, हमारे भारत से। ठीक है, गर्व करिए इंडियन होने पे। ठीक, तो हमारे भारत में एक महर्षि थे, ठीक, एक ऋषि थे, उनका नाम था महर्षि कनड। ठीक है, महर्षि कनड ने कहा कि जितने भी मैटर है, ठीक है, एक्चुअली वो मैटर नहीं, मैटर को हिंदी में क्या बोलते थे, पदार्थ बोलते थे। ठीक है, तो हमारे पंडित जी लोग भी यूज करते हैं पदार्थ क्या होता है। ठीक है, तो पदार्थ होता है जो मैटर होता है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी मैटर को हम तोड़ते जाएं, ब्रेक करते जाएं, ठीक है, तो तोड़ते तोड़ते उसको एक ऐसा समय आएगा कि फिर उस मैटर को, उस पदार्थ को हम उससे छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, उससे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम नहीं ब्रेक कर सकते। ठीक है, तो वो जो छोटी इकाई बचेगी हमारे पास, जो सबसे छोटा पदार्थ होगा, उसी को उन्होंने नाम दिया परमाणु। क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। ठीक है, उसी समय में एक और साइंटिस्ट थे, ठीक है, ग्रीक के थे वो, उनका नाम था डेमोक्रिटस और ल्यूसिपियस। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो भी मैटर है उसको हम ब्रेक करते जाए, तोड़ते जाए, ठीक, तो एक समय ऐसा आएगा कि हमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मिलेगी और उस स्मॉलेस्ट यूनिट का नाम होगा एटम। ठीक है, एटम्स का मतलब ही होता है कि जिसको और ब्रेक ना किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है जर्नी एटम्स की। और ये तीनों लोग क्या थे, हमारे फिलॉसफर थे। क्या थे? फिलॉसफर थे। ठीक है, तो बाद में फिर एटम्स के बारे में और 18वीं सदी में करीब इसके ऊपर और लोगों ने डिस्कवरी की। ठीक है, उसमें जॉन डाल्टन आए, तो डाल्टन साहब ने कहा कि एटम्स को हम ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी मैटर के, किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे छोटी इकाई होती है एटम होती है, एटम को उससे छोटा हम नहीं कर सकते। एटम्स आर नॉट डिविजिबल। ठीक है, तो जब एटम्स डिविजिबल नहीं है तो इसके ऊपर सारी थ्योरी रुक गई। ठीक है, उसके बाद जब टेक्नोलॉजी और एडवांस हुई, अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप की जब डिस्कवरी की गई, उसमें से एक था हाई मैग्नीफाइंग इलेक्ट्रोस्टैटिक माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप भी उसको कहते हैं। जब उसकी डिस्कवरी की गई तो उसके अंदर जब एटम्स को देखा गया तो एटम्स के अंदर भी छोटे छोटे हमको पार्टिकल दिखाई दिए, जिसको हम बोलते हैं क्या, सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, तो एटम से भी जो छोटी पार्टिकल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक, एक तो होता है एटम। ठीक है, एटम से भी छोटा होता है उसको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, तो उस पार्टिकल को जब उन्होंने देखा, ठीक, तो उनको समझ में आया कि ये पार्टिकल जो है ये तो चार्ज है। ठीक है, और उस चार्ज पार्टिकल का उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, और एटम्स या पार्टिकल, एटम्स जो होते हैं इसके पार्टिकल कैसे चार्ज होते हैं, ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली भी इसको प्रूफ किया। आप लोग भी कर सकते हैं, बड़ा इजी है। ठीक है, क्या करिए कि एक कॉम्ब लीजिए, कंघी होती है, कंघी या कंघा जो भी मिल जाए घर में, ठीक है, उसको ड्राई हेयर पे रब करिए, सूखे बालों पे उसको घिसिए। ठीक है, जितना तेज़ हो सकता है घिसिए, इतना भी तेज़ मत घिसिएगा कि आपके बाल ही बाहर निकल आए या वो कंघी ही टूट जाए। ठीक है, उसको रब करने के बाद क्या कीजिए, छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर लीजिए,
जो पेज होता है, जो पन्ना होता है, उसका छोटा छोटा टुकड़ा तोड़ करके रख लीजिए अपने पास, और रब करने के बाद कॉम्ब से उसमें टच कराइए, तो आप क्या देखेंगे कि वो जितने भी पीस ऑफ पेपर होते हैं वो कंघी से चिपक जाएंगे। डेट पीस ऑफ पेपर आर स्टक विथ कॉम्ब, ठीक है, वो क्या करेगा, कंघी के साथ चिपक जाएगा। तो यहाँ हमको क्या दर्शाता है कि जो हमारा कॉम्ब है रब करने से वो चार्ज हो गया, और चार्ज होने की वजह से क्या किया, वो पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लिया। दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये किया कि एक ग्लास रॉड लिया, ठीक है, उसको सिल्क क्लॉथ पे उन्होंने रब किया, ठीक है, फर पे रब किया उन्होंने। रब करने के बाद भी जब पीस ऑफ पेपर के पास ले गए, ठीक है, या डस्ट के पास ले गए, तो उन्होंने देखा कि उसको वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ से उनको आइडिया मिला कि एटम्स के अंदर भी चार्ज पार्टिकल होते हैं, और उस चार्ज पार्टिकल का उन्होंने नाम क्या दिया, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारा एटम होता है, ठीक है, ठीक, तो एटम, ठीक है, इसके अंदर होता है हमारा प्रोटॉन, और इसके अंदर होता है जो ये होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक, तो चार्ज पार्टिकल, ठीक है, चार्ज पार्टिकल में दो चीज़ होता है, एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और दूसरा होता है प्रोटॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारा जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई कौन किया था, ठीक है, कौन इसका डिस्कवरी किया था, तो गोल्डस्टीन थे, उन्होंने 1886 में, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन गोल्ड स्टीन किए थे 1886 में, ठीक है, 1886 में गोल्ड स्टीन ने इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है, और इसको उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और उन्होंने ये भी देखा कि एक पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज भी घूम रहा है चारों तरफ, तो उन्होंने उसका नाम दे दिया प्रोटॉन दिया, ठीक है। या फिर ऐसा भी कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने भी की थी, या ये दोनों लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। बाद में फिर क्या हुआ कि अब आते हैं इसके ऊपर कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है एटम्स का। तो एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना मॉडल प्रेजेंट किया, उसको एक्सप्लेन किया लोगों के सामने, ठीक है। तो एक्सप्लेन किया, तो कैसे एक्सप्लेन किया या कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है वो देखते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई एक साइंटिस्ट आया अचानक से कोई मॉडल प्रेजेंट कर दिया, उसको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया और वही मॉडल चल रहा है, ठीक है। तो एटम का जो स्ट्रक्चर है, इसके प्रेजेंटेशन के लिए एक सीरीज है, सीरीज में जैसे जे थॉमसन हो गए, ठीक है, फिर उसके बाद रदरफोर्ड हो गया, ठीक, फिर बोहर्स आते, नील बोहर साहब आते हैं, ठीक है। हमारे पहले हैं कौन, थॉमसन साहब हैं, ठीक। थॉमसन साहब ने क्या किया कि इन्होंने एक वाटरमेलन लिया, ठीक है, वाटरमेलन हिरमाना देखें आप लोग, ठीक, गर्मियों खास करके मिलता है, वो लोग खाते भी हैं बड़े प्यार से। तो उन्होंने वाटरमेलन लिया और उसको कट किया, ठीक, वाटरमेलन को कट कर दिया, और कट करने के बाद उन्होंने बताया कि इसके अंदर जहाँ पे जो बीज है, ठीक है, जो सीड्स हैं वो हमारे क्या हैं, एम्बेडेड सीड इलेक्ट्रॉन है, बाकी जितना भी रेड पोर्शन है, ठीक है, रेड पोर्शन को उन्होंने क्या कहा कि वो सब हमारे प्रोटॉन है। रेड पोर्शन क्या है, प्रोटॉन है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और जितने भी सीड उसके अंदर एम्बेडेड है वो हमारा निगेटिवली चार्ज है, ठीक। या फिर जे थॉमसन के मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने उसी से एक्सप्लेन किया था, ठीक। तो थॉमसन साहब का ये मॉडल था
कि उन्होंने क्या किया कि एक वाटरमेलन है, वाटरमेलन के अंदर जो सीड घुसे होते हैं, जो एम्बेडेड सीड होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी जो भी रेड पोर्शन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड सेम होता है, इसीलिए हमारा पूरा एटम जो होता है न्यूट्रल होता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारी बातें थी जो कि इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, ठीक है, और ना एक्सप्लेन करने की वजह से ये क्या हुआ, इनका जो एटम्स था वो फेल हो गया। ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया अपने मॉडल को। फिर बाद में हमारे आते हैं जे थॉम्पसन के बाद आते हैं रदरफोर्ड साहब। ठीक है, ये पूछा जाता है कि क्या जे थॉम्पसन मॉडल एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वाटरमेलन का एग्जाम्पल दे देना है। ठीक, उन्होंने बताया कि सीड को उन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा और जितने भी रेड पोर्शन है उसको उन्होंने प्रोटॉन कहा। ठीक है, और उन्होंने ये बोला कि दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड सेम होता है, इसीलिए हमारा पूरा जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो रदरफोर्ड साहब ने क्या किया। ठीक है, रदरफोर्ड साहब जब देखे कि इनका मॉडल फेल हो गया, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि एक गोल्ड फॉयल लिया। ठीक है, एक गोल्ड फॉयल लिया, गोल्ड फॉयल। ठीक, और इसके ऊपर इन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की। ठीक है, बम्बार्डिंग मतलब करीब 1000 अल्फा पार्टिकल इन्होंने इस गोल्ड फॉयल के ऊपर थ्रो किया। ठीक है, तो जब इन्होंने थ्रो किया तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि 1000 अल्फा पार्टिकल में से, ठीक है, बहुत सारे ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो कि क्या किए, बिना डेविएट हुए, बिना बेंड हुए, क्या किए, क्रॉस करके गोल्ड फॉयल को। ठीक है, इसको इन्होंने कहा था अल्फा पार्टिकल। ठीक, लेकिन कुछ ऐसे थे इसमें से जो कि डेविएट कर गए, अपने पोजीशन से बेंड कर गए। ठीक है, और 1000 अल्फा पार्टिकल में से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा पार्टिकल था जो कि अपने पाथ पे ही रिटर्न हो जाता था, मतलब जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वो वापस आ जाता था। ठीक है, तो इन्होंने ये सोचा कि बीच में उस गोल्ड फॉयल के सेंटर में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके वजह से वो उस अल्फा पार्टिकल को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, उसको बैक कर दे रहा है। ठीक है, तो उस जो सेंटर में जो चार्ज था, जो एक एनर्जी लग रही थी, उसको उन्होंने नाम दिया कि ये हमारा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो उन्होंने जब अपना मॉडल दिया तो उन्होंने अपने मॉडल में एक्सप्लेन किया कि एटम क्या है हमारा, कि एक सेंटर होता है एटम के अंदर, उस सेंटर में ही पॉजिटिवली चार्ज मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और उसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये हमारा मान लीजिए, तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, इसके बाहर क्या है कि ये हमारे क्या हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन रदरफोर्ड साहब का भी मॉडल फेल हो जाता है। ठीक है, क्यों फेल होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यह था कि ऐसे उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने तो सही एक्सप्लेन किया था। उन्होंने गलती ये किया था कि उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो न्यूक्लियस के बाहर स्पाइरल पाथ में रिवॉल्व करता है। स्पाइरल पाथ मतलब समझ रहे हैं, इस तरीके के पाथ में। ठीक है, उन्होंने कहा कि इस तरीके के पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि अगर इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ में मूव कर रहा है तो एक समय ऐसे आएगा कि वो घूमते घूमते जब थक जाएगा, उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि आकर के वो न्यूक्लियस पे ही गिर जाएगा वो इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे ही गिरेगा तो पूरा का पूरा एटम ही हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और ऐसे कंडीशन में हमारा एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इनका यही था कि एटम जो है, उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है स्पाइरल पाथ में मूव करता है। ठीक है, तो ये था हमारे रदरफोर्ड साहब का मॉडल। ठीक,
रदरफोर्ड साहब का जब मॉडल पूछेगा कि एक्सप्लेन द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, तो आप इसमें अल्फा पार्टिकल, गोल्ड फॉयल और उसकी बम्बार्डिंग के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और ये भी बताएंगे कि गोल्ड फॉयल में के सेंटर में एक ऐसा पोजीशन था जहाँ पे 1000 अल्फ़ा पार्टिकल में से एक अल्फ़ा पार्टिकल वहीं इसी रास्ते से वापस आ जाता था और उसी सेंट्रल पार्ट को उन्होंने कहा कि पॉजिटिवली चार्ज है और उसको उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। ठीक है, और न्यूक्लियस का नाम दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। फिर तीसरा मॉडल आता है हमारा बोहर्स्ट साहब का। ठीक है, फिर है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम्स। ठीक है, उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा रदरफोर्ड के मॉडल में चेंज नहीं किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो भी कहा सब सही है, रदरफोर्ड साहब का मॉडल सही है, उसको हम भी एक्सेप्ट करते हैं, बस उसमें एक चेंज करना चाहते हैं। और वो चेंज क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहे हैं वो एक फिक्स ऑर्बिट में मूव करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? फिक्स ऑर्बिट में मूव करते हैं। ठीक, तो इसको उन्होंने नाम दिया ऑर्बिट या फिर एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ठीक है, या फिर सेल कहते हैं। ठीक है, 3 नाम दिया उन्होंने। कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक फिक्स ऑर्बिट में मूव करते हैं और उसी ऑर्बिट में ही वो घूमते हैं, जिसके वजह से वो अपनी एनर्जी भी लॉस नहीं करेंगे और फाइनली आकर के न्यूक्लियस पे ही नहीं गिरेंगे, जिसकी वजह से हमारा न्यूक्लियस हमेशा एग्जिस्ट करेगा और एटम हमारा हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो उन्होंने हर सेल का एक नाम दिया। ठीक है, पहले वाले को K, दूसरे को L, तीसरे को M, इसके बाहर अगर कोई है तो N। ठीक है, इस तरीके से नाम दिया और उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया। ठीक है, उन्होंने कहा कि हर एक सेल में एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हम रख सकते उसमें। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने एक फार्मूला भी दिया था 2n² का। ठीक है, उन्होंने एक फार्मूला दिया था, वो फार्मूला क्या था हमारा? 2n² का था। ठीक, अगर हमें पता करना हो कि एक सेल में कितने हमारे इलेक्ट्रॉन, जैसे ये क्या है, फर्स्ट है, n क्या है? n क्या है हमारा? नंबर ऑफ सेल। ठीक है, नंबर ऑफ सेल, जैसे ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। पता करना है फर्स्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2, तो पहले में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, सेकेंड सेल में अगर पता करना हो तो 4 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, थर्ड में पता करना हो 2 × 9 कितना होगा? 18। ठीक है, तो इस फार्मूले की मदद से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि किस सेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और हर सेल का उन्होंने अपना अलग अलग नाम दिया। ठीक है, जैसे KLMNO। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कौन किया था। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कौन किया था? तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हमारे किए थे चैडविक साहब। ठीक है, इनका नाम था J. चैडविक, 1932 में। ठीक है, ज़्यादा नहीं, आज से 70-80 साल पहले ही हुआ था। ठीक, J. चैडविक डिस्कवर न्यूट्रॉन इन 1932। ठीक है, तो 1932 में उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, और न्यूट्रॉन उन्होंने कहा था कि एक सेल में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही न्यूट्रॉन होंगे और उसके वजह से क्या होगा, वो हमारा पूरा का पूरा एटम हमारा बैलेंस होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, फिर आता है हमारा वैलेंसी, कि वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है? न्यूट्रॉन आपको बता दिया क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और न्यूट्रल होता है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे। फिर आता है हमारा कि वैलेंसी क्या है, वैलेंसी। ठीक है, तो वैलेंसी समझने का बहुत सिंपल सा तरीका है। जैसे हम आप लोगों ने बताया कि न्यूक्लियस है, इसके बाहर सेल है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट में जितने भी हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वही हमारी वैलेंसी होगी। तो द
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड वैलेंसी। इसको क्या बोलेंगे हम? वैलेंसी। ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन का ले लेते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। ठीक है। तो 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें कितने हुए? 8 ही होंगे। ठीक है। तो फर्स्ट सेल में हमारा कितना आ गया? 2। दूसरे में कितना आएगा? 8 में से 2 इधर चला गया तो कितना बचा? 6। ठीक है। तो वैलेंसी इसकी कितनी हो गई? 6। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, वैलेंसी हम 6 यूज नहीं करते हैं। ठीक, जितना बचा उतना तो वैलेंसी हम लिख देंगे 6, तो वैलेंसी 6 इसका आंसर सही है। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि वैलेंसी अगर हमारा 1 2 3 4 5 6 7 या 8, ठीक है, अगर 1 से 3 के बीच में है तो इसकी वैलेंसी इतनी ही रह जाएगी। ठीक है। अगर 4 होता है, ठीक है, अगर वैलेंसी 1 से 3 के बीच में है तो ये क्या करेगा? लूज करता है, लूज इलेक्ट्रॉन। अगर 4 है तो ये क्या करता है? शेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और 5 से लेकर के अगर 8 तक, 5 से लेकर के अगर 7 के बीच में है, ठीक है, 7 के बीच में है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करता है, गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और अगर 8 है तो ये स्टेबल होता है, स्टेबल। ठीक है। तो ये तो हो गया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। और इसके लिए आपको ज़रूरी है कि पीरियोडिक टेबल कम से कम 20 तक तो याद होना ही चाहिए। ठीक है। पीरियोडिक टेबल आपको 20 तक याद होना चाहिए। अगर आपको 20 तक पीरियोडिक टेबल याद है तो बड़े आराम से आप उसका वैलेंसी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये सब निकाल सकते हैं। ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 होता है हमारा क्या? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। ठीक है। बेरिलियम का Be, बेरिलियम, फिर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है। फिर उसके बाद 9 पे फ्लोरीन, फिर नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, फिर सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक, सॉरी, हाँ, क्लोरीन, आर्गन। फिर उसके बाद आता है कैल्शियम, क्लोरीन, आर्गन। 20 का होता है कैल्शियम, और एक होता है, याद नहीं आ रहा है। ठीक है। तो चलिए 18 तक ही लिखते हैं। ठीक, 18 तक इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब आते हैं इसमें हाइड्रोजन में कितना होता है? एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 1 1। ठीक है। हीलियम में, ठीक है, 1 होता है, 1। हीलियम में 2 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2। लिथियम में 3 3। ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अगर आपको पता है तो उसको अरेंज करते जाइए, आपको बैलेंसी आराम से पता चल जाएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है। इस चैप्टर को एक बार अपने से रीड करिए, रीड करने के बाद आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और उसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करिए, और बाकी इस चैप्टर का बचा हुआ हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। और मेहनत करिए, और कोरोना टाइम चल रहा है तो बच के रहिए, सावधानी से रहिए, कम से कम बाहर जाइए, या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ही जाइए। वैक्सीनेट होइए। ठीक है। इंडियन वैक्सीन पे भरोसा रखिए। ठीक, हमारी सरकार है, हमारे लिए सोच रही है तो कुछ अच्छा ही की होगी। और साइंटिस्ट लोगों ने इतना मेहनत किया, साल और टाइम लगाया, वैक्सीन बनाया, तो अभी इससे बातें बेनिफिशियल होगा तभी बनाया है। ठीक है। तो उम्मीद करते होंगे स्वस्थ होंगे, खुश रहिए और मन लगा करके पढ़ते रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।